कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के चैप्टर में आज हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम समझेंगे कार्बन के बारे में, और दूसरा, कार्बन में किस तरह की बॉन्डिंग होती है। कार्बन जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के एक वर्ड कार्बो से आया, जिसका मतलब होता है लैटिन में कोल या कोयला। हम जानते हैं कि कोयला कार्बन से मिलकर बना होता है, तो लैटिन भाषा में इसको कार्बो बोला गया और उस कार्बो से कार्बन नाम दिया गया। कार्बन कुछ एलिमेंट्स में से ऐसा एक एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल बहुत पहले से इस धरती पर किया जा रहा है। सबसे पहले कार्बन का इस्तेमाल किया इजिप्शियंस और सुमेरियंस ने। आपने हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ा होगा। इसका इस्तेमाल इन्होंने कुछ 3750 BCE में ये करते थे, बिफोर कॉमन एरा। इसका मतलब हजारों साल पहले इसका इस्तेमाल इजिप्शियंस और सुमेरियंस करते थे। शुरू में कार्बन का इस्तेमाल रिडक्शन में किया जाता था। कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका इस्तेमाल हम रिडक्शन में करते थे। हम जानते हैं रिडक्शन का मतलब किसी चीज से ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होती है, तो ये किसी भी मेटल से जुड़ जाती है। अगर मेटल से जुड़ जाएगी तो मेटल प्योर तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गई। तो जो मेटल में ऑक्सीजन लगी है उसको निकालने का काम कार्बन करता था, क्योंकि कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद हमको मेटल प्योर मिल जाता था, और फिर उस मेटल को हम मेटल में मिलाकर या मेटल को नॉन में मेटल मिलाकर हम एलॉय बनाते थे। हम एलॉय जानते, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। शुरू में हम बनाते थे ब्रॉन्ज। आज की डेट में तो हम जानते हैं ब्रॉन्ज के मेडल होते हैं, प्लेयर्स खेलते हैं ना, तो उनको ब्रॉन्ज का मेडल मिलता है। स्टैच्यूज बनाई जाती है। पुराने समय में क्वाइंस बनाए जाते थे, ज्वेलरीज बनाई जाती थी। उसके बाद कार्बन की जर्नी धीरे धीरे शुरू हुई। 18th सेंचुरी में फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी एंटनी लेवोजिए ने कार्बन को एलिमेंट की लिस्ट में शामिल कर दिया। उसके बाद दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट की नजर कार्बन पर गई। और आप जानते हो कि साइंटिस्ट कैसे होते हैं, क्यों कार्बन ऐसे बिहेव करता है, राइट? कार्बन कहां कहां पाया जाता है। उसके बाद बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए और फाइनली ये कंक्लूजन निकला कि कार्बन तो बहुत सी जगह पर पाया जाता है। जैसे जो भी लिविंग चीजें होती हैं वो कार्बन से बनी होती हैं। बायोलॉजी में आप जानते हैं कि लिविंग का मतलब प्लांट्स और एनिमल्स। हम लोग एक सोशल एनिमल है, यानी हमारा शरीर, जानवर का शरीर, प्लांट्स सब के सब कार्बन के बने होते हैं। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप ये बताओ कि कार्बन कहां कहां पाया जाता है, तो आप बोल सकते हैं सारी लिविंग चीजों में पाया जाता है। जैसे लकड़ी है, प्लांट से आती है, तो उसमें भी कार्बन पाया जाएगा। पहले हम शुरू में ये सोचते थे कि अगर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम नहीं चेंज कर सकते। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बनी चीजें। लेकिन एक साइंटिस्ट थे वोलर, जिन्होंने फर्स्ट कंपाउंड बनाया था यूरिया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट, उससे यूरिया बनाया। तो उसके बाद बहुत से ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सके, तो और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बना सकते, कार्बन के कंपाउंड बना सके। जब साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया, ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने पाया कि जो कार्बन है वो अर्थ क्रस्ट में 0.02% पाया जाता है।
अर्थ क्रस्ट में। किसमें? अर्थ क्रस्ट में। किस फॉर्म में पाया जाता है? अब नोट बनाना शुरू कर दो, क्योंकि यहां से एनसीईआरटी आपको बताना शुरू करती है कार्बन के बारे में। तो 0.02% अर्थ क्रस्ट में कार्बन पाया जाता है। किस फॉर्म में? कार्बोनेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, HCO3 को बाइकार्बोनेट बोलते हैं, कोल के फॉर्म में यानी कोयले के फॉर्म में, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के फॉर्म में। कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। आप मेटल नॉन मेटल में पढ़ चुके होंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। बेकिंग सोडा, करेक्ट। तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में 0.02% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। कोल के बारे में और पेट्रोलियम के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि ये आपके बुक में भी है। पहले बहुत बड़े बड़े जंगल होते थे और बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते थे। किसी रीजन से अगर वो प्लांट गिर गए, वो बड़े बड़े पेड़ गिर गए, तो वो जो बड़े पेड़ है वो जमीन के अंदर धंस जाते थे। फिर उसके बाद हजारों साल होते थे तो उसके ऊपर एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत ऐसे सॉइल की जमा होने लगती थी। तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। तो प्रेशर आने की वजह से जो ये बड़े बड़े ट्रीज होते थे ये बदल जाते हैं कोयले में, यानी कोल में। और इस कोल का इस्तेमाल हम ईंधन की तरह आज भी इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम कैसे बनता है? जो बेड सी होती है, हम जानते हैं समुद्र में बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बड़े ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं और छोटे छोटे प्लांट्स भी पाए जाते हैं, जैसे एल्गी। तो जब ये डेड हो जाते हैं तो इनको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते थे। अब बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे, उसके बाद हजारों साल बीतेगा, किसी वजह से समुद्र सूख गया तो उस पर एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत ऐसे चढ़ते चली गई, प्रेशर बना और वो जो समुद्र सूख गया अब वो रॉक में बदल गया, उसमें दरार पड़ गई। उस दरार में ना ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाए जाते हैं। और आज तो हम बड़ी बड़ी मशीनें यूज करते हैं और किसी देश की इकोनॉमी भी पेट्रोलियम से डिसाइड होती है। तो पेट्रोलियम और कोल प्लांट्स और एनिमल के डेड होने से बनते हैं, यानी प्लांट और एनिमल फॉसिल बन गए, जीवाश्म बन गए, इसलिए इसको हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं और बना देते हैं ग्लूकोज, जिसको हम C6H12O6 के नाम से जानते हैं। ये जो फूड बनता है, इसी फूड का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम पौधे खाते हैं। पौधों से बनी चीजें, वेजिटेरियंस, राइट, वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं तो सब ग्लूकोज के फॉर्म में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो ये मिलता हमको नहीं मिलता, राइट। हम चीनी खाते हैं, चीनी का फार्मूला ये है C12H22O11, इसको शुगर, तो शुगर में भी कार्बन होता है, राइट। तो इससे यह पता चला कार्बन बहुत सी जगह पाया जाता है, करेक्ट। कार्बन के अब तक मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स पता चले। कितने? मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। अगर उनको स्पेसिफिक नाम ना दिया जाए तो पहचानना मुश्किल है, इसलिए IUPAC ने उनको नाम देने के लिए कुछ रूल्स बनाए, जिसको हम नॉमेनक्लेचर, IUPAC का नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। इस क्लास में तो और क्लास 10 में हम पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हर क्लासेस में इसकी एक ब्रांच ही बन जाती है केमिस्ट्री की, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही हम सिर्फ पढ़ते हैं। कार्बन जो होता है ना, इसके आइसोटोप भी पाए जाते हैं।
आइसोटोप मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम, देखो 6 एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन इनका एटॉमिक वेट अलग होता है, इसका 12, इसका 13 और इसका 14, तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोप, यानी एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक वेट इनके अलग अलग, तो उसको बोलेंगे आइसोटोप। ये जो होता है ये 99% होता है और ये होता है लगभग 1%, तो 100 तो यही हो गया, थोड़ा सा ट्रेस में पाया जाता है ये कार्बन 14। तो वैसे भी जब हम स्टडी करते हैं तो हम इसी की बात करते हैं। इन दोनों का जो कंपोजिशन है अर्थ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। अगर सबको एक साथ स्टडी करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए जब हम बात करेंगे कार्बन की तो हम स्पेशली इसी की बात करते हैं। ये जो कार्बन 14 है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव ऐसे एलिमेंट है जिनके न्यूक्लियस से कुछ रेज निकलती है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा। अब ये अल्फा, बीटा, गामा जो रेज हैं, ये नाम ना बड़े अजीब से लग रहे होंगे, ये ग्रीक भाषा है उसका अल्फाबेट से लिया गया, और भी बहुत से नाम वहां से लिए गए, एप्सिलॉन। अभी देखो कोरोना का एक नया वेरिएंट चला ओमिक्रॉन, वो भी ओमिक्रॉन भी उसी ग्रीक अल्फाबेट का एक लेटर है। ये कार्बन 14 कहां से आया, साइंटिस्ट इसको भी सोचने लगे। तो इन्होंने पाया कि जो नाइट्रोजन होती है हमारी एटमॉस्फेयर में 79% पाई जाती है, इस पे जब कॉस्मिक रेज आती हैं, कॉस्मिक रेज यानी ब्रह्मांड से रेज आती हैं, तो ये बदल जाता है कार्बन में, कार्बन 14 में, और इसमें से बीटा पार्टिकल निकलता है जो यहां पे मैंने लिखा। इसका इसमें 1 एटॉमिक नंबर होता है और इस पे मास 0 होता है। तो इस नाइट्रोजन 14 से कार्बन 14 बन जाता है। अब ये कार्बन 14 ना कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि उनको एक ऐसा फॉसिल मिला, जीवाश्म मिला, जो उनका गेस है कि ये कुछ 5000-6000 साल पहले रहा होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मौजूद नहीं। ये कैसे उनको पता चलता होगा? इससे पता चलता है। कैसे? नाइट्रोजन पे कॉस्मिक रेज आई, कॉस्मिक रेज की वजह से ये बदला कार्बन 14 में। अब कार्बन 14 ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में गई, प्लांट से C6H12O6 बना, उसको हमने खाया, उसको एनिमल्स ने खाया, करेक्ट, जिसकी वजह से उनके अंदर भी पहुंच गया। अब ये रेडियो एक्टिव होता है। अब रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं इनकी एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, इनकी हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ मतलब देखो, जैसे इतना है कार्बन 14 ना, तो इसकी हाफ लाइफ होती है। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, आप बाद में पढ़ेंगे, यूरेनियम, पोलोनियम, है ना, और रेडॉन, राइट, तो ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फ्रांशियम भी, तो सबकी अपनी हाफ लाइफ होती है। किसी की हाफ लाइफ बहुत कम होती है, किसी की बहुत ज्यादा होती है। कार्बन की बहुत ज्यादा होती है, 5730 ईयर्स होती है इसकी हाफ लाइफ। इसका मतलब जितना आपने कार्बन लिया है ना, अमाउंट आप लेंगे, वो अमाउंट 5730 साल बाद आधा हो जाएगा, फिर से 5730 साल बाद जितना है उसका भी आधा हो जाएगा। तो इसी के जरिए से जो साइंटिस्ट होते हैं, कार्बन डेटिंग की एक प्रोसेस होती है, वो बता देते हैं किसी भी एनिमल की जो डेड बॉडी है, जीवाश्म है, उसके सहायता से कि कितने साल पुराना रहा होगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये सब पॉसिबल हो सका क्योंकि कार्बन एग्जिस्ट करता है। अब बोलते हैं कार्बन तो ऐसे देखो 0.02, 0.03, लेकिन है कितना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बन के जितने कंपाउंड्स हैं अगर आप उनको ले लो, एक साइड में रखो, और जितने दूसरे कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनको एक साइड में रखो, तो ज्यादा किसके कंपाउंड्स मिलेंगे? कार्बन के कंपाउंड्स मिलेंगे, राइट। तो आपने देखा कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि साइंटिस्ट ने देखा कि ये
इतने ज्यादा बॉन्ड कैसे बनाता है, इसका क्या बॉन्ड बनाने का क्या नेचर है और किस तरह की बॉन्डिंग ये करता है। तो पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि बॉन्डिंग जो होती है वो होती ही क्यों है, कार्बन की ही नहीं किसी की भी बॉन्डिंग क्यों होती है। उसके दो मेन रीजन है। चलो इसको लिख लो, ठीक है। पहला, वाई बॉन्डिंग happens। पहला रीजन है टू लोअर एनर्जी, और दूसरा रीजन है टू कंप्लीट ऑक्टेट। और हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट नहीं, ये डुप्लेट होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हाइड्रोजन पाता है तो स्टेबल माना जाता है। पहला पॉइंट शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन, कोई बॉन्डिंग होती है तो हमेशा एनर्जी निकलती है। एनर्जी जब कम हो जाएगी तो वो मॉलिक्यूल जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। एनर्जी ज्यादा रहेगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता। देखो जैसे ये हाथ है, मैंने यहां पे क्लैप किया, हाथ जाके यहां टच हुआ, तो जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट किस में हो गई, साउंड एनर्जी में, और हाथ दूसरे, पहला इस हाथ से इस हाथ की बॉन्डिंग हो गई। तो जब भी रिएक्शन होता है एनर्जी निकलती है। ये वाला टू लोअर एनर्जी, यानी जो एक एटम है उसकी एनर्जी ज्यादा, दूसरे एटम की एनर्जी ज्यादा, जब मिल गए तो टोटल जो एनर्जी होगी वो हमेशा कम होगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये बिना एक्सेप्शन के फॉलो होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आ जाता है। जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट नहीं पूरा होता, फिर भी बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन जब इनमें बॉन्डिंग होगी तो एनर्जी 100% निकलेगी, यानी पहला रूल हमेशा सही होगा। हमको जो समझाया जाता है, सिखाया जाता है, वो यहां से सिखाया जाता है। अब हायर क्लासेस में इसके बारे में भी सीखोगे। फिलहाल हमको ऑक्टेट के बारे में इस क्लास में कॉन्सेंट्रेट करना है। इसके पहले तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया कि 2 रीजन है, टू लोअर एनर्जी, टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब ये जो बॉन्डिंग होती है, कई तरह की बॉन्डिंग होती है। जैसे आयनिक बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है, डाइपोल नॉन डाइपोल इंटरैक्शन होता है, कई तरह की बॉन्डिंग होती है। और हम जो जानते हैं अभी क्लास 10 में, वो 2 तरह की बॉन्डिंग जानते हैं। एक तो आयनिक बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा मेटल नॉन मेटल में, राइट। तो उसको थोड़ा सा समझेंगे ताकि हम कनेक्ट कर सकें जो हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्डिंग बनाता है। तो हमने क्या सीखा था कि भाई अगर सोडियम 11, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखेंगे तो 2 8 1। अगर क्लोरीन है 17 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 8 7। अगर क्लोरीन और सोडियम को स्टेबल रहना है तो इसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, राइट। 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आया नोबल गैस से। नोबल गैसेस ऐसी होती हैं, हीलियम में लास्ट में आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इन सब के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं, स्टेबल मानी जाती हैं। तो जितने भी एलिमेंट है वो भी यही चाहेंगे। कौन चाहेगा दिन भर दौड़ना उड़ना, हर कोई जिंदगी सुकून की चाहता है। तो ये भी सोचते हैं हमारी जिंदगी स्टेबल हो जाए। तो ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन से आया, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब यहां पे ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे आउटर मोस्ट शेल, यानी सबसे बाहर की शेल। ये पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल। अब इसको भी ऑक्टेट पूरा करना बाहर की शेल में, और इसको भी पूरा करना। तो
ये क्या करता है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो हम जानते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। अब बाहरी शेल, आउटर मोस्ट शेल तो ये हुई, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो कैसी शेल, इसमें 8 हो गया। तो 8 इसमें भी हो गया, 8 इसमें भी हो गया, तो ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका मतलब ये दोनों स्टेबल हो गई। अब एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, 8 इसका भी पूरा हो गया, 8 इसका भी पूरा हो गया, तो अब इन दोनों को रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ये कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, करेक्ट? कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का हुआ है, करेक्ट? तो कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है तो इसने तो इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके भी 8 हो गया और इसके पास भी 8 हो गया, 8 पूरा हो गया। फिर इसको सोडियम को क्लोरीन से मिलने की जरूरत क्या है, करेक्ट? लेकिन फिर भी मिलता है। इसके दो रीजन, एक तो ये गैसियस फॉर्म में होंगे। अब गैसेस आप जानते हो मॉलिक्यूल या एटम कैसे भागते हैं बड़ी तेजी से, तो आके चिपक गया। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन, इस पे चार्ज देखो प्लस आ गया, इस पे चार्ज देखो नेगेटिव आ गया। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो आयंस के बीच में फोर्स होती है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स होती है, बड़ी स्ट्रांग होती है। तो सोडियम क्या करेगा, इस क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा और क्लोरीन आके सोडियम से चिपक जाता है, राइट? तो ये इसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं होती, किधर से भी चिपक जाएगा। तो सोडियम आया और क्लोरीन से ऐसे चिपक गया, तो कोई भी डायरेक्शन नहीं, इसलिए इसको इस तरह से दिखाते हैं। और जनरली आप देखोगे ये दिखाते हैं। ये क्या है, इसको बोलते हैं लैटिस। इस लैटिस को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमने जो मेन चीज सीखी कि आयनिक बॉन्ड तब बनते हैं जब आयन बन जाते हैं। ये एक आयन है पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन। तो आयन के बनने के बाद आयनिक बॉन्ड बनता है। ये आयनिक बॉन्ड बनता इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है दूसरे को, यानी लूज होता है इलेक्ट्रॉन एक तरफ से और दूसरी तरफ से गेन या एक्सेप्ट होता है। सोडियम ने लूज किया, क्लोरीन ने उसको एक्सेप्ट किया, राइट? तो सोडियम क्लोराइड बन गया और इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, जो आपने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा था, करेक्ट? अब यही फंडा हम इस्तेमाल करेंगे कार्बन जब बॉन्ड बनाता है उसमें, और देखते हैं कि ये कहां तक वर्क करता है, ठीक है? तो भाई कार्बन का अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 4। चलो चेक करते हैं कि हाइड्रोजन के साथ क्या होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1 आएगा। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन इसमें 6 हैं, और एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 1 होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे। इसमें बाहर के शेल में 4 है, इसमें 1 है। बाहर की शेल को ही हम देखते हैं कि उसका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं पूरा है। और हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट देख, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैं अगर शॉर्ट में मैं बनाऊं तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, जिसमें प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके बाहर की ये पहली शेल हुई, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट? 1 इलेक्ट्रॉन जिससे मैं यहां बनाता हूं, दूसरा यहां पे बनाता हूं। फिर उसके बाद एक बाहर की शेल होगी, ये मैंने शेल बनाई, ठीक है? अब यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन जिससे यहां है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां है। हमको 4 बनाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे मैं बना देता हूं और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे बना देता हूं। तो ये कार्बन की सिचुएशन है। और कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं? पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज है 6, ठीक? अब देखो हाइड्रोजन को बनाता हूं। हाइड्रोजन का ये हुआ न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन भी होते हैं। मैं न्यूट्रॉन नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि न्यूट्रॉन सबको कुछ लेना देना नहीं है न्यूक्लियस में, मैं इसलिए प्रोटॉन दिखा रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक? उसके बाद ये पहली शेल हुई और इस पहली शेल यहां पे हो गए
एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा भाई, नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, और बी यहां न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये तो सिंपल है, आप समझ गए। देखो अब बहुत ध्यान से देखना, ये अगर आप ध्यान से अब देखोगे तो आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि क्या होता है अंदर, किस तरह से बॉन्डिंग होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन यहां पे न्यूक्लियस पॉजिटिव है। तो हमने ये केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, और एक बहुत फंडामेंटल रूल है कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, यानी पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। तो मैं ऐसे अगर इसको लिखूं कि इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन, सी ऐसे लिखने का तरीका ताकि आपको समझ में आ जाए, कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का प्रोटॉन है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो, यानी ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव खींचेगा, करेक्ट, ये भी अट्रैक्शन है। तो ये है, और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हो तो यहां तो अट्रैक्शन है, करेक्ट। अब देखो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन हो, यानी ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये तो सेम सेम चार्जेस है, दूर भगाएंगे, करेक्ट। ओके भाई, और यहां पे ऐसा भी पॉसिबल है कार्बन का प्रोटॉन हो और हाइड्रोजन का प्रोटॉन हो, तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। याद रखना, बॉन्डिंग तभी होती है जब अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स से ज्यादा होगी, यानी इनको जोड़ोगे इसकी फोर्स ज्यादा होगी, बॉन्डिंग तभी होती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये अट्रैक्शन है, हमेशा ज्यादा होगा जब बॉन्डिंग होगी, जब रिपल्शन फोर्स से ज्यादा है अट्रैक्शन तभी बॉन्डिंग होगी। डन। अगर रिपल्शन फोर्स ज्यादा है तो बॉन्डिंग कभी नहीं होगी। तो एक तो रीजन हमको यह समझ में आया कि एक्चुअली इनमें अट्रैक्शन कैसे होता होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन होता है और बॉन्डिंग बनाने के लिए एक दूसरे के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल थी। अब बहुत ध्यान से देखना, देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींचेगा। ठीक है, तो पहली सिचुएशन पे हम बात करने वाले हैं वो है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो कार्बन है अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हम सोच रहे हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड में था, तो इसके बाहर 4 है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, नियरेस्ट नोबल गैस आ जाएगी हीलियम, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो सकता है। तो देखते हैं क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। अब इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन पॉजिटिव जो है वो खींचेगा, तो खींचेगा तो हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और उसके बाद इसकी जो ये शेल है यहां पे इलेक्ट्रॉन ये पहुंच जाए। ठीक है, डन, इसने खींचा इलेक्ट्रॉन को और ये पहुंच गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमको 3 जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो भी खींचने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन का एटम लिस्ट से यहां पे भी आया ये, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब बताओ क्या इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन आसानी से खींच पाएगा कि नहीं कर? नहीं खींच पाएगा। क्यों? देखो, जब यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन टोटल थे, 2 3 4 5 और एक यहां पे आ गया छठा इलेक्ट्रॉन,
तो यहां जब 6 थे तो पॉजिटिव 6 था तो नेगेटिव भी 6 था। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव कितना बचा? पॉजिटिव प्रोटॉन तो 6 ही रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना रह गया? 2 यहां पे 3 यहां, 5 रहा, राइट? तो पॉजिटिव चार्ज 1 का डिफरेंस आ गया, यानी ये प्रोटॉन तो 6 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 6 ज्यादा है, तो इसकी वजह से इस 5 पे फोर्स और स्ट्रांगली लगाएगा ये न्यूक्लियस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं होगा। अब और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इस हाइड्रोजन को, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, राइट? तो ये चलो मैं मान लेता हूं कि ये निकाल लेता है इसको भी, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी। अब तो सिचुएशन और बदल गई, 6 का 6 प्रोटॉन कार्बन में है और इलेक्ट्रॉन अभी जो है इसमें से 2 निकल गया, ठीक है, 2 निकल गया, इसका मतलब अब क्या होगा? अब ये 6 में से 4 घटा दोगे तो कितना आएगा? +2 का चार्ज आएगा, यानी अब 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव कम है तो एकदम अच्छे से खींच के रखेगा, राइट? तो अब इलेक्ट्रॉन निकालना तो और भी मुश्किल है। अब दूसरा हाइड्रोजन आएगा, कोई एटम आएगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन अब 4 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे, बहुत स्ट्रांगली इसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होगी, लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इम्पॉसिबल सी सिचुएशन हो जाती है, इसलिए जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नहीं हो पाता है 4 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होता है 6 प्रोटॉन का अट्रैक्शन बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ता जाता है, और दूसरे एटम के लिए मुश्किल हो जाता है कि इतनी ताकत उनके पास आ सके कि बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकें। इसलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यानी यहां से जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का फंडा है वो नहीं एप्लीकेबल हो पाता, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो पाता, यानी यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाए ये कार्बन को मंजूर नहीं होता, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फेल हो गया। चलो एक दूसरी कंडीशन है कि कार्बन कुछ ऐसा करे कि वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 4 तो इसके पास न्यूट्रल स्टेट में है ही है ना। चलो ये इलेक्ट्रॉन जो दिया था मैं वापस ले रहा हूं, क्योंकि अब तो काम बना ही नहीं, ऑक्टेट नहीं बना, तो वापस आ गया। अब एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता, वो सिचुएशन पे हम सोचने वाले हैं, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो हाइड्रोजन का होगा, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी अब गेन मतलब वो एक्सेप्ट करे, तो एक्सेप्ट करने के लिए तो इसके पास 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। हम बात सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन की कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 तो हमारे पास है, 2 और भी बना लेंगे, जरूरत पड़ेगी, राइट। चलो तो अब ऐसा भी तो है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन, ये तो काफी स्ट्रांग होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच ले। हाँ ये बात है, इसका डुप्लेट नहीं पूरा होगा, अभी ये सेल्फिश है, ये खींचेगा 8 पूरा करने के चक्कर में, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, और इसने फोर्स लगा के यहां पे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया इसके, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया यहां पे। अब यहां पे सिचुएशन देखो, कंसीडर करो कि क्या सिचुएशन हो रही है। इसको मिटा देता हूं, तो यहां पे कितने प्रोटॉन हो गए? प्रोटॉन तो 6 के 6 ही रहेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में तो कुछ हो नहीं रहा, तो पॉजिटिव तो 6 के 6 ही है। अब इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4, 6 तो पहले था, 1 और आ गया, यानी -1 का डिफरेंस हो गया, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए -1 का चार्ज आएगा, करेक्ट। इसने दिया तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? +1 का चार्ज आएगा। एनीवेज यहां पे 6 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है, तो थोड़ा अट्रैक्शन ऐसा होगा कि स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि 6 पॉजिटिव 7 नेगेटिव को खींच रहे, तो उतना तो स्ट्रांगली नहीं खींच पाएंगे। चलो ठीक है, मानता हूं कि ये खींच रहा है,
अब उसके बाद एक यहां से भी ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसका और आ गया, ठीक है। तो अब तो 6 की जगह क्या हो गया, 7 हो गया। तो 6 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, 7 हो गया ना। तो कितना, पहले 6 था, फिर 7 हुआ, 8 हो गया, करेक्ट। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब 6 प्रोटॉन 8 को खींचा, यहां तक भी बात समझ में आती है। उसके बाद मान लो एक हाइड्रोजन एटम यहां पे है और उसने भी अपने इलेक्ट्रॉन के दे दिया, तो यहां पे आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कितना हो गया, 9 हो गया। एक हाइड्रोजन चलो मैं मानता हूं यहां है, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये अभी फाइनली इसके न्यूक्लियस में तो 6 ही पॉजिटिव चार्ज है ना। प्रोटॉन कितने हैं, सिर्फ 6 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने इसमें हो गए, -10 वाले हो गए, राइट। -10 में लिख रहा हूं कि ये चार्ज है 10 नेगेटिव चार्ज। तो 6 पॉजिटिव अब 10 नेगेटिव को कंट्रोल करने के चक्कर में लगेंगे। आपको क्या लगता है कि कंट्रोल कर पाएंगे? 6 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है, तो 6 पॉजिटिव 10 नेगेटिव पे उतना अच्छा कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, राइट, क्योंकि संख्या में डिफरेंस ज्यादा है। तो क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन बाहर के हैं वो इधर उधर भागना शुरू करेंगे, और इसने जो इलेक्ट्रॉन अपने दिया है ये अभी भी तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स भी लगा रहा है और ये कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है, तो इसकी कार्बन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब ये कार्बन ऐसा बॉन्ड नहीं बनाने की कोशिश करेगा। क्यों? सारा वर्क तो ये इसलिए कर रहा है कि जिंदगी स्टेबल हो जाए। अब इसको तो और परेशानी हो गई इस इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने में, और साथ ही साथ ये भी इलेक्ट्रॉन अपना खींचने की कोशिश में हाइड्रोजन लगा, तो इनस्टेबिलिटी, यानी ये और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। तो कार्बन इस वाले मेथड को भी प्रीफर नहीं करता, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फंडा नहीं काम करता है, यानी आयनिक बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता है जैसे कि सोडियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। अब देखो एक तीसरी सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या होता है। मिटा दो, ये तो समझ ही गए होंगे। सिंप्लीफाई करते हुए, मैं सारा कुछ तो बाहर की शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ ही हो रहा है, राइट। और जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने मेटल नॉन मेटल में सीखा था, तो उसमें आपने सीखा था कि बाहर की शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ही दिखाते थे। तो बस वही मैं कर रहा हूं। देखो अब ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। तो कार्बन के बाहर की शेल में मैं इलेक्ट्रॉन दिखा दूं, बाहर की शेल का, 2 अंदर वाला नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ बाहर का, ठीक है। हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का यहां पे मैं दिखा देता हूं, इसका यहां पे दिखा देता हूं, इसका यहां पे दिखा देता हूं, और इसका यहां पे दिखा देता हूं। अभी भी न्यूक्लियस न्यूक्लियस सब कुछ है, मैं खाली रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल रहा हूं कि इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस में दिखा रहा हूं, इसको इस तरह से मैंने दिखाया। अच्छा, अब ये सोचो कि ट्रांसफर तो पॉसिबल नहीं, ना तो लॉस ना तो गेन। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि कार्बन इससे ये समझौता कर ले कि चलो मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुमको देता हूं, पूरी तरह से नहीं, और तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, पूरी तरह से नहीं, लॉस और गेन की बीच की सिचुएशन, ना तो पूरा तुम्हारा ना तो पूरा मेरा, बीच की सिचुएशन, ताकि मैं इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल भी कर पाऊं और तुमको भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तुम्हारा डुप्लेट भी पूरा हो जाए, मेरा ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए। वैसे भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रोल, एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रोल करना उसके लिए मुश्किल है, वो छोटा है, उसके लिए तो यही परेशानी है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का खुद हो और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसका जो है उसका थोड़ा असर रहे इसके ऊपर, तो इसको कंट्रोल करना आसान होगा। बीच की सिचुएशन, ना तो लॉस ना तो गेन, तो ये सिचुएशन को बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है
और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्यों नाम दिया गया? को माने साथ, वैलेंट माने वैलेंस शेल, बाहरी शेल। तो को मतलब कोऑपरेशन से, वैलेंस शेल के कोऑपरेशन से, जिसमें दोनों का समान कंट्रीब्यूशन हो, तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको कोवैलेंट बॉन्ड, या शॉर्ट में आप समझते हैं शेयरिंग से जो बनेगा, ना तो तुम्हारा पूरा ना तो मेरा पूरा। तो यहां पे देखो, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा हाइड्रोजन का, इसका डुप्लेट पूरा, यहां पे इसका भी डुप्लेट पूरा, राइट। अब ये देखो, ये इसका भी देखो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसमें भी आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये इसके लिए हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए हो गए, और बीच की सिचुएशन भी हो गई जिसमें ये भी कार्बन भी खुश और हाइड्रोजन भी खुश। हाइड्रोजन की बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही, कार्बन को भी बहुत मेहनत नहीं कर रही। तो जो बॉन्ड बना इस तरह से, इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, ये बात और है कि पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ तो ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता जैसे आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है क्योंकि वो आयन की वजह से बनता है, लेकिन ये शेयरिंग से होता है तो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि इसमें 2 जन का साथ होता है। उसमें तो एक पूरा लेके जाता है और एक पूरा ले लेता है, राइट। तो ये तो बात हुई कि कैसे जो कार्बन होता है वो शेयरिंग करता है, और इसी शेयरिंग के साथ ही ये बॉन्ड बनाता है। कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है। क्या? टेट्रा वैलेंसी, 4 बॉन्ड बनाता है ना। एक मोनोवैलेंट हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी दूसरे एटम से 2 बॉन्ड बना ले, या 3 बॉन्ड एक एटम से, 1 बॉन्ड एक एटम से, लेकिन 4 वो शो करेगा टेट्रा वैलेंसी। या और स्पेसिफिक अगर मैं लिखूं तो ये होगा टेट्रा कोवैलेंसी, राइट, शो करता है। तो टेट्रा कोवैलेंसी के माध्यम से कार्बन बॉन्ड बनाता है। चलो मैं इसको लिख देता हूं, उसके बाद एक बार फटाफट से आपका रिवीजन करा देता हूं, फिर ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। जो मैंने बताया था वही चीजें लिखी हुई हैं, अब इसको थोड़ा सा समझ लें। कार्बन कुड नॉट लूज इलेक्ट्रॉन बिकॉज it requires lots of energy as force of attraction of 6 protons increases on remaining electrons। यानी जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 6 प्रोटॉन जो होंगे उनका अट्रैक्शन जो होगा बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हो जाएगा, तो कोई दूसरा एलिमेंट दूसरे और इलेक्ट्रॉन को निकाल ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। इसलिए ये कंडीशन कार्बन के साथ नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं होने देता। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन तो कर सकता, गेन तो इसने किया, लेकिन इतने 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 6 प्रोटॉन उसको सही से होल्ड नहीं कर पाते, तो अनस्टेबल हो जाएगा, और सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। तो ये वाली सिचुएशन भी प्रीफर नहीं की जाती है। तो कार्बन कुड नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रीफर क्या करता? कार्बन मेक्स कोवैलेंट बॉन्ड्स, यानी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की करता है, बिकॉज इट इज मोस्ट फीजिबल। आपने देखा कि कैसे फीजिबल है कि ना तो लूज करे ना तो गेन करे, शेयर कर ले। और ये सिचुएशन एंड इट इज बिटवीन लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ना तो लूज कर रहा है ना तो गेन कर रहा है, ये बीच में शेयर कर ले रहा है। तो इन दोनों के बीच की सिचुएशन आ गई, और ये सिचुएशन सबसे ज्यादा कार्बन के लिए फिजिबल है, और इसी वजह से कार्बन हमेशा बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और आप इस क्लास के माध्यम से बिल्कुल फील कर पाए होंगे कि कार्बन क्यों कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है। कोवैलेंट बॉन्ड्स तो और भी एलिमेंट बनाते हैं, लेकिन कार्बन के अंदर ऐसी कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से लंबी लंबी चेन बना लेता है, ब्रांच बना लेता है, रिंग वाले कंपाउंड बना लेता है।
तो इन प्रॉपर्टी के बारे में यानी कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे कार्बन बिहेव करता है, कैसे हम कार्बन की वर्सेटाइल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।